हेलो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा टीडी, थर्मोडायनेमिक्स। क्या टॉपिक रहेगा? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स रिलेटिव में होता क्या है, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ेंगे और किससे रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, और एक दूसरे से लिंक कैसे करते हैं, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ में लिंक कैसे करते हैं। और वर्क डन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी टू वर्क डन टू हीट एनर्जी कन्वर्जन कैसे करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज जो टॉपिक है अपने पास, टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एयरफोर्स के रिगार्डिंग, डिफेंस के रिगार्डिंग, एनडीए के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, वेल स्कोर कवर करने वाले होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन अपने को कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी चीज़ अपने को एज्यूम करनी पड़ेगी यहाँ पर, बस चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर चीज़ों को आप लोगों ने एनालाइज कर लिया और 2-3 चीज़ें एज्यूम कर ली और एक प्रैक्टिकल वे में उनको लेके आ गए, तो आपके लिए क्वेश्चन करना भी आसान हो जाएगा और टॉपिक को समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम होता क्या है और सिस्टम के टाइप कितने होते हैं। फिर हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। इन्हीं को हम पिछले वाले चैप्टर में क्या बोल रहे थे, स्टेट फंक्शंस बोल रहे थे। ठीक है, स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स विच डिसाइड द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसकी स्टेट को डिसाइड करेंगे? सिस्टम की स्टेट को डिसाइड करेंगे, सिस्टम किस स्टेट के अंदर है। ठीक है, फिर हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ऐसे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोसेस ये रही अपने पास, इन प्रोसेस के पहचान क्या होती है, इन प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, और इन प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन अपने पास आता है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हिडन होती हैं। क्या होती हैं? कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, अपने को अज्यूम करना पड़ता है, या फिर कुछ हिंट्स दिए होते हैं, उन हिंट्स की हेल्प से हम लोग को कहाँ पर पहुँचना होता है, इन प्रोसेस के पास पहुँचना पड़ता है। तो इन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ में क्या पढ़ेंगे, इनके द्वारा वर्क डन क्या होगा। क्या पढ़ेंगे? वर्क डन बाय द प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर रियलिटी में है क्या। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इंडिकेट करते हैं, थर्मो को 2 कैटेगरी में डिवाइड करिए, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। किस में कैटेगरी में है? थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट। थर्मो मीन्स क्या होता है? रिलेटेड टू हीट। कहीं पर भी आपको वर्ड थर्म मिले, थर्मल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू हीट। डायनेमिक्स मीन्स मोशन प्लस एफर्ट। हम लोगों के पास हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मूव करती है। अगर अपने पास ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट पर दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर सेम है। क्या है? टेम्परेचर सेम मान लेता हूँ मैं दोनों पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो कभी भी हीट ट्रांसमिट नहीं करेगी। हीट ट्रांसमिट कैसे करेगी? इसका टेम्परेचर अलग होना चाहिए, इस एंड का टेम्परेचर अलग होना चाहिए। यहाँ मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 से 20 की तरफ हीट ट्रांसमिट करना शुरू कर देगी। हीट ऑलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इससे अगले वाला जो चैप्टर अपने पास हीट ट्रांसफर, इसी के बारे में अपने को बताएगा। तो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? हीट एनर्जी, मोशन प्लस एफर्ट। हीट एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो अपने को एफर्ट कौन कौन से लगाने पड़ेंगे, प्रोसेस कौन कौन सी करनी पड़ेंगी, अपने को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। बस इस टोटल के बारे में क्या बताएगा अपने को? थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। ठीक है, कुछ एक कंसेप्ट और इक्वेशंस हैं जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे केटीजे में, उन इक्वेशंस का भी हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सिस्टम से। क्या? सिस्टम से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। द मटेरियल या फिर सब्सटेंस विच अंडर गोज द स्टडी, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके बारे में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं, दैट इज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम बोलते हैं। इसको छोड़ करके बाहर जो कुछ भी बचता है, इट इज सराउंडिंग। क्या बचता है? इट इज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के कुछ भी बचता है, ये क्या है? अपने पास सराउंडिंग है। और अपने पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। क्या बनाएंगे? यूनिवर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स हो जाएगा। अब सिस्टम को जो सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला
जो भी वॉल होती है, ये बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बाउंड्री अपने पास एक होती है रियल बाउंड्री, एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। एक क्या होती है? रियल बाउंड्री होती है, और एक क्या होती है अपने पास? इमेजिनरी बाउंड्री होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो रियल बाउंड्री होती है, रियल बाउंड्री फिक्स होती है और मूवेबल दो कैटेगरी की होती है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये विजिबल है, रियल बाउंड्री क्या है? ये विजिबल बाउंड्री अपने पास, ये फिक्स भी हो सकती है, या फिर पिस्टन है, पिस्टन को मैं ऊपर और नीचे भी कर सकता हूँ, तो मूवेबल भी हो सकती है। तो ये विजिबल है, इसको रियलिटी में सेपरेट किया हुआ है। लेकिन हम जब पानी की ड्रॉप लेते हैं, क्या लेते हैं? वाटर ड्रॉप लेते हैं, कभी भी आपने देखा होगा, तो वाटर ड्रॉप अपने को सेपरेट दिखती है इन्वायरमेंट से या फिर एयर से। तो देखिए, ये तो अपने पास वाटर हो गया और बाहर क्या हो गया होगा? एयर हो गया होगा। एयर और वाटर अपने को अलग अलग दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों के बीच में कोई बाउंड्री तो नहीं होती है। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेटिंग एजेंट है, जो वाटर को एयर से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। दैट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कैसे? एक लिक्विड स्टेट में हो गया, किस में हो गया? गैस स्टेट में हो गया। तो लिक्विड और गैस आपस में एक दूसरे से सेपरेट देखते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो सेपरेटिंग एजेंट है, जो लिक्विड को गैस से सेपरेट कर रहा होगा, जो वाटर को एयर से सेपरेट कर रहा होगा। दैट इज द रियलिटी में बाउंड्री हमने नहीं लगाई, लेकिन इमेजिन हम लोग कर लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री है। और इमेजिनरी बाउंड्री भी क्या होती है? मूवेबल होती है, फिक्स नहीं होती है। मोस्टली केसेस की बात करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है? जो इमेजिनरी बाउंड्री होती है वो मूवेबल होती है, और रियल बाउंड्री होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। इस पिस्टन की बाउंड्री की बात करेंगे या फिर इस बाउंड्री की बात करेंगे, ये बाउंड्री क्या होगी? मेरे पास फिक्स होगी, तो इट इज़ द रियल बाउंड्री, इट इज़ इमेजिनरी बाउंड्री। चलिए, ये जो मैंने कंटेनर ले रखा है जिसके अंदर में सिस्टम को रखेंगे, इट इज़ सिलेंडर। क्या बोलेंगे इसको? सिलेंडर बोलेंगे। और ये ऊपर से जो ढक्कन लगा रखा है, इट इज़ पिस्टन। ये पिस्टन मूवेबल होता है, इसको हम नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं। अब देखिए, गैसेस पार्टिकल्स रहे होंगे, गैस पार्टिकल्स अंडर रैंडम मोशन करते रहते हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, क्या करते हैं? रैंडम मोशन। अगर मेरे पास ये गैस पार्टिकल है तो ऐसे करके रैंडमली इसके अंदर मूव करता रहेगा। जब ये रैंडम मोशन करते रहेंगे, रैंडम मोशन क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि इनके पास एनर्जी है। कोई बॉडी मूव क्यों करती है? वेलोसिटी की स्टेट में कब आती है? जब उसके पास एनर्जी आती है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। जैसे मैंने वाटर की बात की, वाटर के अंदर हमने कुछ भी नमक डाल दिया, फिर कुछ भी चीज़ डाल दिया, थोड़े टाइम बाद आप उसको नहीं लाओ, ऑटोमेटिक उसके अंदर घुल जाता है। आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर धीरे धीरे रैंडमली मोशन में रहते हैं और वो उसको घोल देते हैं। तो वो जो इंटरनल एनर्जी है, खुद की एनर्जी, हमने बाहर से एनर्जी नहीं दी, खुद की एनर्जी जो होती है सिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये अपने पास गैस है, यहाँ पर तीन चीज़ें रही होंगी। तीन चीज़ें क्या? एक तो हीट रही होगी, एक क्या रही होगी अपने पास? इंटरनल एनर्जी रही होगी, एक काम रहा होगा, कुछ काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करिए एक बार। देखिए, एक तो क्या रही होगी? इसके पास हीट एनर्जी रही होगी, और एक क्या रहा होगा? वर्क डन, एक इंटरनल एनर्जी। ये तीन क्वांटिटी की अपने को स्टडी करनी है पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? हीट एनर्जी तो क्या होती है अपने पास? डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है। क्या होती है? डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है। वर्क डन क्या होता है? जब इस पिस्टन को हम लोग मूव करेंगे, क्या करेंगे? जब इस पिस्टन को मूव करेंगे अप एंड डाउन, देन देयर विल बी वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन होगा। दैट वर्क डन विल बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। हीट एनर्जी में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो ये क्वांटिटीज पॉजिटिव कब होंगी और नेगेटिव कब होंगी, अपने को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। कैसे? देखिए, हम अगर हीट एनर्जी की बात करते हैं तो हीट एनर्जी विल बी पॉजिटिव, इट सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को बाहर से कुछ भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? सिस्टम को अगर हम बाहर से कुछ भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, इट विल बी पॉजिटिव। जैसे ही बाहर से सप्लाई करेंगे हीट एनर्जी, तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा या फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। तो हम क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है। अगर इसके अंदर से बाहर निकलेगी, क्या करेगी? अंदर से बाहर निकलेगी। हमने बाहर से कुछ भी हीट एनर्जी सप्लाई की होगी तो हीट एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। हीट एनर्जी अंदर से बाहर निकली तो हीट एनर्जी विल बी नेगेटिव। क्या रहेगी? नेगेटिव। दोनों क्वांटिटी पर आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव कब रहेगी और नेगेटिव कब रहेगी। एक सेकंड,
देखिए हम कहाँ पर थे, हीट एनर्जी अगर सिस्टम को सप्लाई करेंगे तो क्या रहेगी, पॉजिटिव, सिस्टम से बाहर निकलेगी तो नेगेटिव। वर्क डन की बात करेंगे बाय द गैस, बाय गैस काम करेगी तो गैस क्या करेगी, इसको एक्सपेंड करेगी। गैस ने काम किया है तो गैस खुद क्या काम कर सकती है, इसको एक्सपेंशन का काम कर सकती है, इसको वॉल्यूम को बढ़ाने का काम कर सकती है। तो वर्क डन बाय गैस करेगी, ये सिस्टम खुद काम करेगा बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है एयरफोर्स डिफेंस में। क्या पूछता है अपने को, इन थर्मोडायनेमिक्स या फिर इन फिजिक्स। फिजिक्स में भी दो वर्क डन की बात करेंगे, एक तो मैकेनिकल वर्क डन होता है, क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स हीट का वर्क डन हो गया। तो ऐसे पूछता है वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है क्या होता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करेंगे तो बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम खुद काम करेगा। मैं खुद काम करूंगा तो मेरा काम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सिस्टम खुद काम करेगा तो एक्सपेंशन का केस होता है, क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करूंगा मतलब बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट ने सिस्टम के ऊपर काम किया है, बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट्स ने मेरे ऊपर काम किया है, दैट विल बी नेगेटिव। क्वांटिटी कैसी कंसीडर करेंगे हम लोग, नेगेटिव। लेकिन केमिस्ट्री में इसका जस्ट अपोजिट होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में याद रखेंगे, अगर ये चीज हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं तो बाय द सिस्टम क्या हो जाता है, नेगेटिव, ऑन द सिस्टम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी मैंने कहा था टेम्परेचर का फंक्शन होती है, किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इट मीन्स कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर टेम्परेचर को हमने क्या कम कर दिया तो इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज एंड विल बी नेगेटिव। तो Q, W और U इन तीन क्वांटिटीज की हम लोगों ने बात की। ठीक है। वर्क हीट एनर्जी पॉजिटिव कब रहेगी, जब सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो उसके पास बढ़ेगा कुछ ना कुछ अमाउंट, हम प्लस में, क्या है, प्लस में। सिंपल से ऐसे समझिए, हमारे पास कुछ अमाउंट है, 10 लाख रुपए हैं, किसी ने अपने को 2 लाख रुपए और दे दिए तो 12 लाख हो गए, तो हम प्लस में हो गए, किसी में हो गए, प्लस में। सिस्टम को जब दी जाएगी तो प्लस में, सिस्टम से निकाली जाएगी तो नेगेटिव में। वर्क डन, मैं खुद कम काम करूंगा तो पॉजिटिव, मेरे ऊपर काम होगा तो नेगेटिव। ठीक है। इंटरनल एनर्जी, जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। और सिस्टम का टेम्परेचर कम करूंगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ये तीनों एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। तीनों को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, अब मैं बारी बारी से इन सब की बात करूंगा, सिस्टम की बात करूंगा, सराउंडिंग की बात करूंगा, यूनिवर्स की बात करूंगा, प्रोसेस की बात करूंगा, इन सब की बात करूंगा। पहले सिस्टम की बात करता हूं। तो सिस्टम मैंने क्या बताया, मैं गैस के बारे में स्टडी करूंगा तो गैस मेरे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। क्या हो गया, मटेरियल या फिर सब्सटेंस या फिर कंटेंट विच अंडरगोज द स्टडी, वो कंटेंट जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द सिस्टम। अब सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा अपने पास, देखिए सिस्टम को कभी भी बात करेंगे तो हमेशा 2 चीज़ की बात करेंगे पूरी थर्मोडायनामिक्स में, एक तो मास की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। ये सिस्टम ओपन है, इस सिस्टम में मैं बाहर से मास भी डाल सकता हूँ और मास निकाल भी सकता हूँ। इसके पास कोई भी सिस्टम में मास रहा होगा तो मास में बाहर से डाल भी सकता हूँ और इसके अंदर से निकाल भी सकता हूँ। इसका मतलब मास का एक्सचेंज पॉसिबल है। मास का एक्सचेंज क्या है, पॉसिबल है। ये जो वॉल है, ये वॉल कैसी है अपने पास, कंडक्टिंग वॉल है। क्या है ये वॉल, कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल है तो हीट कंडक्शन पॉसिबल है इनके अंदर से। क्या है, हीट कंडक्शन पॉसिबल है तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज भी पॉसिबल है। हीट अंदर से बाहर भी जा सकती है, बाहर से अंदर भी जा सकती है, पॉसिबल है। तो मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मास एंड हीट बोथ एक्सचेंज इज पॉसिबल। जिस सिस्टम के अंदर से मास का एक्सचेंज भी पॉसिबल है और हीट का एक्सचेंज भी पॉसिबल है, इट इज़ द ओपन सिस्टम। एंड अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूंगा, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैंने यहाँ पर इसका एक लिड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। अब मैं मास को एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वॉल मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग वॉल है तो हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो हीट का एक्सचेंज तो पॉसिबल है लेकिन मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। द सिस्टम इन विच द एक्सचेंज ऑफ द हीट इज द पॉसिबल बट डज नॉट एक्सचेंज ऑफ द मास। मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, इट इज़ द क्लोज सिस्टम। हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। वॉल अब कंडक्टिंग नहीं है, इस वॉल को क्या कर दिया हमने, आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस वॉल को इंसुलेट कर दिया। क्या कर दिया, इंसुलेट। तो कैसी बॉल होगी अपने पास, इंसुलेटेड बॉल होगी। जब इंसुलेटेड बॉल होगी अपने पास तो इसके अंदर से हीट का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो मास का एक्सचेंज पॉसिबल होगा और ना हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होगा।
ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मास और हीट दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम में मास और हीट दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। क्लोज सिस्टम में ओनली हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, मास का नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करूंगा तो मास और हीट दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। अपने पास इसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी बची होती है। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। दीज आर द टाइप ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्लियर है ना सभी को? कोई भी डाउट हो इसमें तो डाउट बताएंगे। हम लोगों ने अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, बस क्या होता है इनके बारे में पढ़ा है। हीट कब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटरनल एनर्जी। मैंने ये आपको इसलिए स्टार्टिंग में बताएं, इनको मैं आगे यूज़ करूँगा अभी चैप्टर के अंदर। क्या करूँगा? चैप्टर के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं ऑन द सिस्टम बोलूँगा तो आपको सीधे समझ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव वर्क डन की बात कर रहा है। मैं बाय द सिस्टम बोलूँगा चैप्टर में, समझ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन की बात की जा रही है। मैं अगर पॉजिटिव हीट बोलूँगा, मैं करूँगा हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, आपको सिंबल समझ में आना चाहिए, क्या पॉजिटिव सिंबल आएगा। मैं बात करूंगा हीट ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम के अंदर से हीट को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, आपके तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कैसे सिंबल आएगा, नेगेटिव आएगा। मैं बात करूंगा टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ा दिया, तुरंत दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। मैं बात करूंगा सिस्टम का टेम्परेचर मैंने घटा दिया, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी कैसी रही होगी, नेगेटिव रही होगी। तो ये सब बताने के पीछे ये रीज़न है। मैं बात थ्योरेटिकल करूँगा, आपको सोचना किसमें, सिंबल में। किस में सोचना है, सिंबल में। मैं थ्योरेटिकल बात करूंगा हमेशा, सिस्टम को हीट दे दी, सिस्टम के अंदर से हीट निकाल दी, ऑन द सिस्टम हुआ, बाय द सिस्टम हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, सिस्टम का टेम्परेचर घट गया। आप लोगों ने क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा, यही लैंग्वेज लिखी होती है। हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं क्वेश्चन करने में, हम लोग क्वेश्चन करने में बेटा एक ही मिस्टेक करते हैं कि सिंबल नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ लेना है, ये गलती कर देते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सिंबल पॉजिटिव कहाँ लेना है और नेगेटिव कहाँ लेना है, तो आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की बात करूंगा मैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है मेरे पास, इक्विलिब्रियम इज द प्रोसेस या फिर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। तो इसी की बात करने वाले इक्विलिब्रियम क्या होता है और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स में 3 इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से इक्विलिब्रियम देखते हैं। इसको छाप लिया होगा सबने एज इट इज। इसके ये आपको डाटा छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर से 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसको लिखो, देखिए 6 क्वेश्चन तो सीधे यहाँ से बनेंगे, एक सिस्टम सराउंडिंग मिलके क्या होना था, यूनिवर्स, 7वां क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे अपने। 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बनते हैं इस डाटा के अंदर से। अगर आपको कोई पजल करना चाहेगा तो इस डाटा में पजल कर सकता है। ठीक है, चाहे डिफेंस में, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडी हो। चलिए इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो मैं 3 टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम के कैसे, तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है फिजिक्स में। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेकंड में पढ़ूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। 3 इक्विलिब्रियम है। आपको एग्जाम में देगा जी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा मैं, तो मैकेनिक्स में आपने सब पढ़ा होगा। तो मैकेनिक्स में तो अलग अलग फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहे होते हैं, अलग अलग फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहे होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, नेट फोर्स निकाल रहे होते हैं। जब बॉडी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नेट फोर्स अगर बॉडी के ऊपर जीरो आता है, क्या आता है, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो आता है, द बॉडी शुड बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में रही होगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगी। थर्मल से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, जहाँ भी थर्मल वर्ड आ जाए, टेम्परेचर की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। अगर हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे, इस सिस्टम की बात करूँगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर कहीं पर भी बात कर लूँ, एवरीवेयर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर विल बी सेम। मैं कहीं पर भी बात करूँगा पूरे सिस्टम में, चाहे मैं यहाँ से सैंपल उठाऊँ, चाहे यहाँ से उठाऊँ, यहाँ से कहीं से भी,
टेम्परेचर पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मैं कहूँगा कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में, कैसी स्टेट में, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए जब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिकल से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोनेंट। केमिकल कंपोनेंट का मतलब है मैंने ये चीज़ ले ली, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं मैंने NaCl ले लिया, क्या ले लिया, NaCl ले लिया, नमक में ले लिया और वाटर ले लिया, दोनों का मिक्सचर ले लिया। NaCl भी कितना है अपने पास 50%, पानी भी कितना है 50%, या फिर ये तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो इसको ले लेता हूँ मैं, पानी को ले लेता हूँ 75% और नमक को ले लेता हूँ 25%, आराम से उड़ सकता है, ठीक है। तो 75-25 का रेशियो होगा, 1/3 का रेशियो हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सैंपल उठाऊँ, यहाँ से उठाऊँ, यहाँ से उठाऊँ, थ्रू आउट द सिस्टम, सिस्टम में कहीं से भी मैं सैंपल उठाऊँगा, सारी जगह से क्या होगा, रेशियो 1/3 का आना चाहिए NaCl वाटर का। तो केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर केमिकल कंपोजिशन सेम है, आई विल से दैट केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है, किसकी स्टेट है, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए इसके अंदर से। तो तीन इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गए। मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलूँगा तो आपको समझना चाहिए जी नेट फोर्स 0 होगा। मैं थर्मल इक्विलिब्रियम बोलूँगा तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या होगा, टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम क्या होगा, यूनिफॉर्म रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। अगर मैं आपसे बात करूंगा किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम को, आपको समझ आना चाहिए जो केमिकल कंपोजिशन है, जो मैंने कंपाउंड ले रखा है उसका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द सिस्टम या फिर थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, अलग अलग फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो NaCl का अलग फॉर्मूला, यहाँ पर तो नमक और पानी का जो मिक्सचर है 1/3 के रेशियो में हो गया, यहाँ 1/4 के रेशियो में हो गया, यहाँ पर 1/2 के रेशियो में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो रहे। तो हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। तो अगर अपने को थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो ये तीन इक्विलिब्रियम पढ़ने पड़ेंगे अपने को, तभी हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वेरिएबल्स स्टेट फंक्शंस होते हैं जो हमने पढ़े थे, क्या है, वेरिएबल्स। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इक्वेशंस में सीधे लिखूंगा, आप लोग याद रखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में P, V और T, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। इट विल डिसाइड द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कौन सी स्टेट में है, कौन सी अवस्था में है, उस अवस्था को बताने का काम कौन करते हैं, ये स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। अब पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस के बारे में, प्रोसेस क्या होते हैं। रियल थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से शुरू होती है। अभी तक मैंने आपको जो बताया था ये क्या था, ये सिंपल अपने पास डेमो था इसका, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और आपको कहीं पर भी पजल कर सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ है, मैं डायरेक्ट आपको प्रोसेस पढ़ा सकता था, लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस पढ़ाता तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं आता, आप लोग अटक जाते। इन सारी चीज़ों का आगे हम यूज़ करेंगे। फिर आपके दिमाग में बार बार कन्फ्यूजन होता, भाई ऑन द सिस्टम बात किया तो पॉजिटिव क्यों ले लिया, फिर नेगेटिव क्यों ले लिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पॉजिटिव क्यों ले लिया, नेगेटिव क्यों ले लिया, या फिर सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, या फिर इसने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों ले रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन सेम क्यों ले रखा है। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बीच बीच में राइज होते हैं, ठीक है। इसलिए सारे डाउट्स मैंने आपके यहाँ पर क्लियर किए, कब क्या चीज़ अपने को कंसीडर करनी है, कब क्या चीज़ अपने को लेनी है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर है, मतलब आधी थर्मोडायनेमिक्स पर आपने मास्टरी हासिल कर लिया, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। अब प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होती है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, क्या हेडिंग लिख लेंगे, TD प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होती है, अपने पास एक पाथ होता है, एक अंडरगोइंग वे होता है जहाँ से किसी भी रिएक्शन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। मतलब किसी भी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ले जाते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस। हम कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास है आइसोथर्मल। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। और थर्मल मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर।
थर्मल मीन्स क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। अगर टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट कर दिया तो क्या क्या होगा, देखिए हमने पढ़ी थी कल PV इजिकल टू क्या होता है, nRT। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब P1V1 इजिकल टू में P2V2 हो गया। क्या हो गया, P2V2। तो इसकी इक्वेशन बात करूंगा प्रोसेस की, क्या हो जाएगी, P1V1 इजिकल टू में P2V2। चलिए भाई, पहला सिस्टम यहाँ से आ गया अपने पास इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। इन आइसोथर्मल इक्वेशन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ग्राफ P और V के बीच में बताएंगे। ये तो प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, PV इक्वल टू में कांस्टेंट आ जाएगा ना, इसका मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम के, या फिर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। तो y इक्वल टू में 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करना। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। क्या हो गया, प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी स्पेसिफिक हीट बता दो, इसकी क्या होगी, क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। थर्मल इक्विलिब्रियम में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वर्क डन क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होगा। देखिए मैं सारी इक्वेशंस पढ़ाऊंगा आपको, ये चीज़ याद रखना। एक बात करूंगा मैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट की, क्या बात करूंगा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट की बात करूंगा। और इलास्टिसिटी कांस्टेंट के जो आता है वो आता है मेरे पास प्रेशर बाई डेल्टा V/V। क्या आता है, प्रेशर बाई डेल्टा V/V इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है। हमने पढ़ा भी था स्ट्रेस के अंदर क्या कांस्टेंट इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन ओवर में डायमेंशन। तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर नहीं बोलते, तो प्रेशर ओवर में अगर हम लोग इलास्टिसिटी कांस्टेंट बल्क मॉडुलस की बात करेंगे डेल्टा V/V ले लो, लेंथ की बात करेंगे डेल्टा, तो इसको इलास्टिसिटी कांस्टेंट नहीं बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे जी। तो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू आएगी अपने पास, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आपको प्रेशर गिवन होगा, सिस्टम का क्या है, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है गिवन होगा, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे भाई। अब इसका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको हीट बता देता हूँ, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमने बताई थी Q इजिकल टू में mc डेल्टा T, यही तो पढ़ा था। तो C इजिकल टू में क्या हो गया, m डेल्टा T। मैंने तो ये कहा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा T जीरो नहीं हो जाएगा, मतलब स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, इनफाइनाइट। इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल कांस्टेंट में क्या होगी, 0। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन ये था ही अपने पास, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कौन से बन गई है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट निकालता है तो यहाँ से निकालेंगे, तो और स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में ये हो गई। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा अपने पास, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको वर्क डन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वर्क डन याद रखना है, ठीक है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है nRT लॉग ऑफ, ये लॉग बेस E है, V2/V1, लॉग ऑफ V2/V1। हम इस log E को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 2.303 nRT लॉग ऑफ बेस 10 V2/V1। आप सबने पढ़ा होगा लॉग बेस E x कुछ भी है, इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग बेस 10 x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 x। तो लॉग बेस 10 E से लॉग बेस 10 यहाँ पर कन्वर्ट करना है, बेस E से कहाँ कन्वर्ट, बेस 10 में तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.30। तो इट इज़ द वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, ये वर्क डन होता है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इसको वॉल्यूम की फॉर्म में ना लिख के प्रेशर की वॉल्यूम में लिखेगा। तो प्रेशर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए प्रेशर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से V2/V1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से V2/V1 इजिकल टू में क्या आ जाएगा, P1/P2 नहीं आ जाएगा। तो